दोस्तों, आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें रहकर वैज्ञानिक पृथ्वी, सौरमंडल और अंतरिक्ष में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं पर रिसर्च करते हैं। ये वैज्ञानिक समय समय पर पृथ्वी पर वापस भी आते हैं और वैज्ञानिकों के दूसरे दल को ISS पर भेजा भी जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रहा ये स्पेस स्टेशन कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं? और इस अंतरिक्ष स्टेशन पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्यों नहीं लगता, जबकि अर्थ की ग्रेविटी तो इतनी पावरफुल है कि वो अंतरिक्ष में 4 लाख किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से टाइटली लॉक्ड है। इसी वजह से हमें हमेशा चांद की एक साइड ही दिखाई देती है और चांद का अंधेरे वाला हिस्सा यानी फार साइड पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं देता। तो फिर सिर्फ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ISS पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचकर कैसे बैठा है? इसमें ऐसा तो कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है कि पिछले 25 सालों से बिना रुके पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है? और तो और ये स्पेस स्टेशन कैसे खुद को मीटेरॉइड, स्पेस डस्ट, एस्ट्रॉइड और बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से टकराने से बचाता है? आज के इस दिलचस्प वीडियो में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 70 के दशक में जब एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में रहकर रिसर्च करना होता था तो वे एक छोटे से स्पेसक्राफ्ट में रहना भी काफी कठिन महसूस करते थे। मूवमेंट की भी जगह नहीं होती थी और अंतरिक्ष यात्रियों को 2 से 3 दिन में वापस आना पड़ता था। इसलिए स्पेस एजेंसीज ने अपने स्पेस स्टेशंस को लॉन्च करने का प्लान बनाया, जिनका कॉन्सेप्ट एक तरह से अंतरिक्ष में चलते फिरते होटल जैसा था, जहां जाकर एस्ट्रोनॉट्स रह सकते थे और रिसर्च मिशन कर सकते थे। 19 अप्रैल 1971 सोवियत यूनियन ने सैल्यूट 1 नाम का अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद आज तक कुल 14 स्पेस स्टेशन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से इस वक्त 2 फुल्ली ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन है। पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन। लेकिन ISS अब तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है, जिसका कुल वजन 4,60,000 किलोग्राम है, जो करीब 380 गाड़ियों या फिर 25 पैसेंजर्स बस जितना होता है। इसका आकार कितना विशाल है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पृथ्वी से इसे बड़े टेलीस्कोप से नहीं बल्कि एक अच्छी क्वालिटी के बाइनोकुलर्स की मदद से देखा जा सकता है और ये फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। लेकिन इतना वजनी और इतना बड़ा ISS स्पेस में पहुंचा कैसे? तो ISS एक ऐसा ऑर्बिटल स्पेस शटल है जिसमें रहकर अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस रिसर्च कर सकते हैं और इसे 15 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 5 स्पेस एजेंसीज मिलके बना चुकी हैं, जिसमें अमेरिका की नासा, रूस की रोसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप और कनाडा की स्पेस एजेंसी का नाम शामिल है। लेकिन शुरुआत में ये इतना बड़ा नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत सिर्फ 2 मॉड्यूल से हुई थी, जिन्हें अंतरिक्ष में एक ही दूसरे से जोड़ा गया था। एक मॉड्यूल अमेरिका ने बनाया था तो दूसरा रूस ने। दरअसल साल 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक समय पर स्पेस रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे अमेरिका और रशिया एक साथ आते हैं और ये दोनों स्पेस सुपर पावर्स मिलकर अंतरिक्ष में सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लेते हैं, जिसके लिए वर्ष 1998 में पहले रशिया ने जरिया नाम का मॉड्यूल स्पेस में भेजा और उसके बाद अमेरिका ने अपना यूनिटी उसके पीछे रवाना किया। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ये दोनों मॉड्यूल्स पृथ्वी की 400 किलोमीटर वाली कक्षा में घूम रहे थे और इसी चक्कर के दौरान यूनिटी ने जारिया का पीछा किया और दोनों मॉड्यूल एक दूसरे के साथ मिलकर डॉक हो गए और छोटे ISS का जन्म हुआ। इस प्रोसेस को इंटरलॉकिंग भी कहा जाता है। तब से लेकर पिछले 26 सालों में पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने ISS का एक मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजा और ये सभी मॉड्यूल एक साथ जुड़कर आज इतना बड़ा स्पेस स्टेशन बना चुके हैं।
जिसमें अभी 18 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल हैं और 5 देशों के रिसर्च लैब्स हैं। आईएसएस को इंसानों द्वारा की गई सबसे बेहतरीन संरचना का खिताब दिया जाता है, जिसे बनाने में $150 बिलियन यानी कि 12,600 अरब रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों, साल 2000 से अब तक यानी पिछले 24 सालों में कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें यह खाली हुआ हो। हर वक्त इसमें किसी न किसी देश के वैज्ञानिक मौजूद रहते हैं, जिनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएसएस में हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोनॉट आईएसएस में कैसे रहते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप हमारे उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की खूबियों की, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 26 सालों से आईएसएस पृथ्वी की कक्षा में बिना रुके परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्पेस स्टेशन 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जिस हिसाब से ये एक दिन यानी 24 घंटे में पृथ्वी के 15.5 चक्कर लगा लेता है। यानी आईएसएस पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं और पिछले 25 सालों में आईएसएस पृथ्वी के 1,40,000 से भी अधिक चक्कर लगा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईएसएस आज तक नीचे क्यों नहीं गिरा? तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी गति। आइए इसे एक एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं। तो जब हम एक पत्थर को किसी रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमाते हैं, तो वो जब तक अपनी तेज गति में रहता है तब तक वो नीचे नहीं गिरता। लेकिन जब हम उसे घुमाना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे स्लो होकर अपनी ऑर्बिट से निकल जाता है और नीचे गिर जाता है। आईएसएस भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। हालांकि हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि पृथ्वी के पास काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष से खींचकर नीचे पटक सकती है। तो फिर ये फोर्स आईएसएस पर क्यों काम नहीं करती? और न सिर्फ आईएसएस बल्कि पृथ्वी की 400 किलोमीटर के आसपास की ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट और बाकी ऑब्जेक्ट्स भी नीचे क्यों नहीं गिरते? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आईएसएस और बाकी सैटेलाइट पृथ्वी के जिस लोअर ऑर्बिट में घूमते हैं, वहां पर उन पर एक नहीं बल्कि 2 फोर्सेज लगते हैं, जिसमें पहला है ग्रेविटी यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो उसे पृथ्वी की तरफ खींचता है, और दूसरा है फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल, जो इसे पृथ्वी से दूर धकेलता है। अब यहां से इसे दूर धकेलने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतना ही होता है जितना इसे अंदर खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों फोर्स एक दूसरे को काटते हैं और दोनों फोर्स के बीच बैलेंस को स्टेबल ऑर्बिट कहा जाता है, जिसमें अगर कोई बदलाव ना किया जाए या स्पेस स्टेशन की रफ्तार ना कम की जाए तो ये इसी तरह अंतरिक्ष में बना रहता है। और इसी ऑर्बिट में एक बार रफ्तार पकड़ने के बाद जब तक किसी स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट में ब्रेक ना लगाई जाए, तब तक ये बिना ईंधन के इसी तरह चलते रहते हैं, वो भी इन दोनों फोर्सेस के इस स्टडी बैलेंस की बदौलत। ऐसे में अगर कभी ये अपनी राह से जरा भटक जाता है या फिर इसकी रफ्तार जरा कम हो जाती है, तब इसका इंजन ऑन करके इसे फिर सही गति में ला दिया जाता है, जिसके लिए ईंधन पृथ्वी से कार्गो स्पेस कैप्सूल्स ले जाते हैं। इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये जवाब तो मिल गया कि पिछले 25 सालों से आईएसएस किस ईंधन पर नहीं चल रहा, बल्कि बस ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए शुरुआत में इंजन लगाकर इसे रफ्तार दी गई थी और अब ये अपने आप घूमता रहता है। और जब डायरेक्शन बदलनी हो तब इंजन और ईंधन की जरूरत पड़ती है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि स्पेस में इतने सारे मीटेरॉइड्स, स्पेस डस्ट, एस्टेरॉइड और बाकी रॉकी ऑब्जेक्ट्स बिना किसी लगाम के यहां से वहां कैसे घूमते रहते हैं? तो आईएसएस ने इन ऑब्जेक्ट्स से टकराने से खुद को कैसे बचाया है? देखिए, आईएसएस 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। ये स्पीड इतनी तेज है कि अगर यह पृथ्वी के करीब इतनी स्पीड से उड़े तो पैसिफिक ओशन को सिर्फ 25 मिनट में क्रॉस कर सकता है। पैसिफिक ओशन जिसको पार करने में कमर्शियल प्लेन को 13 घंटे लगते हैं। जितनी तेज स्पीड से अगर इसका टकराव रेत के एक जर्रे जितने मीटियोर से हो जाए तो ऐसा होगा जैसे 80 की स्पीड से गाड़ी से जाकर एक ट्रक टकराई हो। फिर इसे स्पेस ऑब्जेक्ट्स की टक्कर से कैसे बचाया जाता है? तो देखिए, छोटी मोटी स्पेस डस्ट से बचाने के लिए आईएसएस की आउटर बॉडी यानी शेल बुलेट प्रूफ मटेरियल से बना है,
जिस तरह बुलेट प्रूफ वेस्ट में अलग अलग लेयर्स होती हैं, वैसी ही आईएएस के हल को भी अलग अलग लेयर्स से बनाया गया है। सबसे बाहरी वाली लेयर एल्युमिनियम की है, उसके बाद एक वुडन मटेरियल की लेयर है और उसके अंदर दोबारा से एल्युमिनियम, और ये इसकी बुलेट प्रूफ लेयर्स ही हैं जो स्पेस डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स से आईएसएस को पिछले 26 सालों से बचाई है। लेकिन अब अगली बात कि अगर कोई बड़ा मेटेरॉइड अचानक आईएसएस की राह में आ जाए तो क्या होगा। एक हाथी जितना बड़ा नहीं बल्कि 1 फीट या सिर्फ 1 इंच इतना बड़ा, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार पर छोटा सा टुकड़ा भी आईएसएस में छेद कर सकता है, जिससे प्रेशराइज्ड मॉड्यूल एयर लीक कर सकता है और डीकंप्रेस होकर आईएसएस तबाह हो सकता है। तो इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, आईएसएस की दिशा बदलना। दरअसल जमीन पर बैठा मिशन कंट्रोल क्रू पहले से ही आने वाली मेटेरॉइड की लोकेशन को ट्रैक करता है, और अगर ये नुकसान पहुंचाने जैसा होता है तो आईएसएस के रास्ते को बदल दिया जाता है, जिसके लिए सिर्फ 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला, इसमें लगे छोटे छोटे थ्रस्टर्स इंजन का इस्तेमाल करके इसकी ट्रेजेक्टरी बदलना, जो रॉकेट फ्यूल पर चलते हैं, जिससे आईएसएस पर भेजना काफी कॉस्टली है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में होता है। और जब मेटेरॉइड आईएसएस से काफी दूर हो और रास्ता बदलने के लिए पर्याप्त समय हो तो इसका दूसरा विकल्प चुना जाता है, जिससे आईएसएस पर लगे फ्लाई व्हील मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। दरअसल ये फ्लाई व्हील्स आईएसएस पर काफी जगह लगे हुए हैं और ये बिना रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल किए आईएसएस की जगह बदल सकते हैं, जिसके लिए आईएसएस को जिस भी दिशा में ले जाना हो उसकी विपरीत दिशा में फ्लाई व्हील्स को घुमाया जाता है और आईएसएस धीरे धीरे करके अपनी डायरेक्शन बदल देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको विज्ञान का ये अजूबा यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसा लगा, और क्या आप भारत स्पेस स्टेशन के लॉन्च के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए, और विज्ञान से जुड़े ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।